हेलो फ्रेंड। अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्या है? शेयर एंड डिविडेंड। ओके, ये तो पता होगा क्या है क्या नहीं, जो भी चैप्टर तो पता है। अब चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड पढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं शेयर क्या होता है। वैसे नॉर्मल बोलचाल में देखिए, शेयर्स शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा का मतलब भाग, यानी कि कोई चीज में उसमें मेरा कितना पार्ट है। ओके, पर ये मैथ में पार्ट क्या है ये समझ में नहीं आया। या कोई खाने में चीज होगा, कोई प्रॉपर्टी होगा, कुछ भी होगा, पर इसमें किससे शेयर्स पता नहीं। और डिविडेंड, वैसे मैथ के टर्म में डिविडेंड ये बीच वाला होता है, बी ए क्यू आर। इस बी को बोलते हैं डिविडेंड। पर मैथ के टर्म में ये बीच वाला डिविडेंड और ये शेयर्स कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, मजा नहीं आया। ठीक है, तो हम इस दोनों के बीच में रिलेशन जानने के लिए कुछ पॉइंट पे जाते हैं, किसी और पॉइंट पे, जिससे ये पता चले कि इस दोनों हिस्सा और डिविडेंड जो यहाँ मैथ के टर्म है या फिर किसी और के टर्म में क्या रिलेशन है। ओके, तो जानने से पहले हम लोग पहले ये देख लें, ये जो चैप्टर 3 है ये यूनिट 1 में है। यूनिट 1, और यूनिट 1 कौन सा क्या है? कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस, यानी ऐसा चीज जो लार्ज अमाउंट में हो और जिससे कि प्रॉफिट हो। क्यों? बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल, जैसे एसएसटी में सुने होंगे, कमर्शियल क्रॉप, यानी वह क्रॉप जिसको बेचकर लार्ज अमाउंट में मनी ग्रो या प्रोड्यूस कर सके, हम पा सकें। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स, कमर्शियल यानी बिजनेस, बिजनेस यानी जो प्रॉफिट लॉस से जो काम हो। अब मैथमेटिक्स, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैथमेटिक्स यानी वह काम जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब हो। तो वह मैथमेटिक्स जो बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी कि वह बिजनेस में वह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो भी टर्म, ये जो भी चीज, या सिंपल वे में कहें, बिजनेस में जो भी कैलकुलेशन हो, उस कैलकुलेशन को हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो पूरा नाम क्या हो गया? कमर्शियल मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स जो बिजनेस में काम आए। ओके, ये वो कमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर शेयर डिविडेंड है तो कहीं ना कहीं उसमें बिजनेस वाला काम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? बिजनेस। चलिए देख लेते हैं। यानी शेयर्स हमको जानना है तो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस जानना होगा। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस यानी व्यापार। व्यापार यानी ऐसा काम करें जिससे मुझे प्रॉफिट हो। ये दो ही तरह से हो सकता है, या मैं इधर से सामान खरीदूं, इस तरफ बेचूं, पहला काम, यानी सामान का इधर से उधर बेचना, एक तरफ से खरीदना दूसरी तरफ से बेचना, या दूसरा काम सर्विस देना। ठीक है, यानी कि मैं सर्विस दूं। जैसे अगर मैं लैपटॉप बनाता हूं, तो अगर मैं लैपटॉप ठीक करूं तो उसके लिए जो चार्ज मुझे मिलेगा, यानी वो प्रॉफिट का काम हो गया, ये हो गया बिजनेस। ठीक है, पर यहां पर जो ये शेयर्स है, इसके लिए मुझे जानना होगा फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री पर। तो फैक्ट्री किसको कहते हैं पहले ये हम जान लेते हैं। क्योंकि फैक्ट्री है यानी कहीं कहीं बिजनेस है, बिजनेस है तभी तो फैक्ट्री आ रहा है, हम कोई चीज ठीक है, तो हम समझते हैं फैक्ट्री। अगर कोई सामान कहीं से रॉ मटेरियल लाए, उस सामान पे समझिएगा, कोई रॉ मटेरियल लाए, इस पर रॉ मटेरियल, इस पर मशीन का काम हो और कुछ प्रोसेस हो, और इसके बाद एक आउटपुट निकले, और इसको कह देते, मान लेते हैं इनपुट।
ये आउटपुट और इनपुट में अगर कोई डिफरेंस हो जाए तो इसका मतलब हम फैक्ट्री में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे यहां पर समझ ली वीट, गेहूं को ले गए पीसे, जो भी चीज वीट, यहां पर वीट लिए, शुगर लिए प्लस मिल्क लिए, ठीक है। के बाद हमारा निकला बिस्कुट बना। तो देखिए हम रॉ मटेरियल वेट लिए, हमारा आउटपुट निकला बिस्कुट, दोनों में अंतर है। तो ये इनपुट से आउटपुट में जो चेंज हुआ वो फैक्ट्री काम करता है, यानी वो फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ सस्ता सामान खरीदूं, वेट सस्ता मिलता है, यानी सस्ता नहीं मतलब आउटपुट के प्रोडक्ट में कम रेट पे मिलता है, आउटपुट बिस्कुट है। मतलब कि 100 रुपया लगाऊं मैं 1000 रुपया का प्रोड्यूस करूं और भी बीच में लग रहा है, यानी टोटल मेरा इनपुट हो गया 800, इनपुट हो गया मेरा 800 और 1200 का मैं प्रोड्यूस करूं, यानी हमारा यहाँ पर टोटल 400 का प्रॉफिट हो गया, यही ना। तो ये कौन करता है? फैक्ट्री करता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फैक्ट्री है। अब समझते हैं, ये इकोनॉमिक्स में या कोई बिजनेस में ऐसा कहते हैं क्या कि अच्छा बिजनेसमैन वही बन सकता है जो पहले अच्छा वर्कर हो। तो मान लेता हूं मैं, जस्ट इमेजिन कि मैं इस फैक्ट्री में बिस्किट वाला नहीं, मान लेता हूं कि मैं 2 साल मैंने वर्क किया, काम किया, काम करके मैं सारा चीज सीख लिया, कुछ यहाँ पर मेरे फ्रेंड सर्किल बने, ओके। अब यहाँ पर करने के बाद मेरे पास पैसे थे, पर मुझे पहले से काम करने से पहले से मैं सोच रहा था कि मैं बिजनेस करूं, तो पर मुझे बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि अंदर कंपनी में कैसे क्या होता है। इसलिए मैं सोचा कि पहले काम करूं, सीखूं, फ्रेंड सर्किल बनाऊं। 2 साल काम करने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया क्या कि काम बिजनेस कैसे चलता, क्या है क्या नहीं। तब फिर मैं 2 साल के बाद मैं सोचा कि मैं खुद का एक कंपनी खोलूं। क्या खोलूं? कंपनी। जब खुद का एक कंपनी खोलूंगा तो पता चला कि फैक्ट्री 10 लाख में खुल जाता है, 20 लाख के मान लेता हूं, फैक्ट्री 20 लाख में खुल जाता है, पर मेरे पास 10 लाख है कैपिटल। कैपिटल इसको कहते हैं जो ओनर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी मेरे पास कैपिटल इतना थे तो बच कितने गए? अब 10 लाख मुझे कम पड़ रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहां से जो फ्रेंड सर्किल बना, ये लोग बोला भाई तुम स्टार्ट तो करो, कुछ सपोर्ट होगा तो हम देंगे, ठीक है। ये लोग बोला देंगे, मान लेता हूं ये लोग देंगे, पर कैसे? मान लीजिए दिया, मैं स्टार्ट भी कर दिया, प्रॉफिट हुआ, मैं कैसे दूंगा इन लोग को प्रॉफिट? कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर झगड़ा होंगे, फिर फालतू का बिजनेस बंद हो जाएगी। इसीलिए और यहाँ पे मान लेते जब फ्रेंड सर्किल बने, 10,000 फ्रेंड सर्किल बने, ओके। तो ये 10 जो मुझे इतना घट रहे थे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चाहिए, मेरे पास थे नहीं, तो 10 लाख मेरे पास थे, बाकी मैं फ्रेंड सर्किल से लिया। समझिएगा मैं ये चीज सुना क्यों रहा हूँ, ये सबको रिलेट करूंगा तब समझ में आएगा कि कैसे क्या है शेयर एंड डिविडेंड। अगर मैं रिलेट ना करूं, डायरेक्टली बोल दूं ये है, तो आपको रखना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इतना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, कहानी पूरा समझ में आएगा। यानी ये टोटल इन्वेस्टेड है, अदर इन्वेस्टेड जो मुझे लोन की तरह चाहिए, ये लोन है। अब इतने लोग से मैं पैसे ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इतने लोग से पैसे ले रहा हूं तो हर लोग इतने मैन हैं, इतने आदमी हैं, मैं हर आदमी से कितना पैसा लूंगा? यानी एक आदमी से, समझिए ये एक आदमी नहीं कह रहा हूं, मतलब समझना है, ये 10,000 ये नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूं
कि मैं तो फ्रेंड सर्कल मान लेते हैं 15,000 ही है, 10,000 छोड़ दीजिए 15,000, पर मुझे चाहिए कि चलो 10,000। क्यों? मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अगर मुझे 100 रुपया भी दे और टोटल 10,000 आदमी है तो मुझे 10 लाख रुपया आराम से हो जाएंगे। तो समझिएगा क्या, ये जो टोटल लोन ये जितना मुझे घट रहा है, अगर मैं टोटल आदमी से डिवाइड कर दूं तो एक आदमी का जितना हिस्सा बनेगा, सब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्या हिस्सा, जितना ये हिस्सा बना इसी को कह रहे हैं मैथ के टर्म में शेयर। तो यहां देखिएगा ईच पार्ट, हर पार्ट टोटल का जितना चाहिए मुझे, ध्यान से, जितना चाहिए मुझे टोटल आज जितना मुझे पार्ट करना उतना पार्ट से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट का जो वैल्यू है उसको कहते हैं, एक पार्ट को कहते हैं शेयर, वैल्यू नहीं, एक पार्ट को शेयर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब एक पार्ट तो हो गया, एक पार्ट को शेयर कहेंगे, ये एक पार्ट हो गया शेयर। अब ये जो 100 रुपया है, क्या ये 100 रुपया ये एक पार्ट का वैल्यू है, तो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इस शेयर। ऐसा मैं कह रहा हूं कि मेरा एक पार्ट का दाम कितना निकल के आया है, 100 रुपए, तो ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इस शेयर, हर शेयर का जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको किस किस नाम से पहचान सकते हैं, उसको कहते हैं, मैं किसके टर्म में, शेयर डिविडेंड, यानी कमर्शियल मार्केटिंग, यानी कि जब इंडस्ट्री खोल रहे हैं ये शेयर बाजार सुने होंगे, उसमें ये यूज होता है। तो हर पार्ट का वैल्यू का दाम क्या हो गया, दाम तो हो गया 100 रुपए, पर उसको किस टर्म में बोलते हैं, ईच वैल्यू ऑफ इस शेयर, फिक्स्ड वैल्यू है, एक शेयर का वैल्यू फिक्स्ड है, उसको हम किस किस नाम से पहचानेंगे, ओरिजिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू। नॉर्मली इस टर्म का यूज होगा ज्यादा, या फिर फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू बोले तो समझना क्या है, एक शेयर का ओरिजिनल दाम, ठीक है। ऐसा मैं सोचा कि एक शेयर का 100 रुपये हमको अगर मिल जाए तो अच्छा है, पर अब कंपनी, मैं तो कुछ स्टार्ट कर दिया हूँ और बाकी स्टार्ट किया हूँ, सुनिएगा, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री बैठ गया तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे टोटल के टोटल 20 लाख ही तुरंत लग जाएंगे, इसमें मशीन लगेंगे, वर्क लगेंगे, बाकी जो भी स्ट्रक्चर, तो मैं 10 लाख लगा के मैं शुरू कर दिया, बाकी मशीन वाला को सबको बोल दिया कि कुछ पैसा मैं बाद में दूंगा, ठीक है। समझिए, बाद में दूंगा। तो जब मेरे कुछ प्रोडक्शन होने लगा, लोग देख रहे कि इस कंपनी अच्छा चल रहा है, तो मैं तो अपना एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा था ना, तो लेकिन जब वो शेयर का दाम मार्केट में गया, शेयर का दाम जब मार्केट में गया तो उसका दाम जो भी हो उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। इसमें भी क्या याद रखना है, ये मार्केट वैल्यू और कोटेड प्राइस, नाम तो तीनों से पहचानते हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा याद करना होगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा यूज होता है। समझ पाए? एक बार फिर से समझिएगा, टोटल मुझे 20 लाख चाहिए, मैं 10 लाख से काम स्टार्ट कर दिया, बाकी को बोला रुक जा, मेरा इंडस्ट्री चलने दो, फैक्ट्री चलने दो, बिजनेस, उससे मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा तो इंडस्ट्री लोग लोन ले देंगे मुझे, लोन, यानी कि मैं एक शेयर को, एक पार्ट को, यानी 10 लाख से अगर 10 लाख लोगों का अगर मैं एक एक यूनिट बेचना चाहूँ तो एक यूनिट का दाम 100 रुपया हुआ, तो कितना यूनिट, 10,000 यूनिट है और एक यूनिट का दाम 100 रुपया। जो एक यूनिट का दाम है उसको बोलते हैं ये सब चीज, और उसका मार्केट में जाने पर जो भी दाम बढ़ जाए, घट जाए या बराबर रहे, ये डिपेंड करता है मेरा इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे। कैसे? अगला देखिए, अब देखते हैं, यहाँ पर तो हम लोग जान गए थे अभी तक क्या है शेयर। हाँ, एक चीज और छूट गया था, ध्यान दीजिएगा, शेयर, ठीक है। यानी जितना पार्ट में डिवाइड हुआ, ईच पार्ट को कहेंगे शेयर, और इस ईच पार्ट कॉस्ट
हर पार्ट के कॉस्ट को बोलेंगे शेयर प्राइस या मनी ओरिजिनल प्राइस, जो भी अभी बताए थे इस साइड। अब जो पर्सन शेयर खरीदता है, शेयर होल्डर किसको कहते हैं? जो पर्सन खरीदता है, बायर ऑफ शेयर, द पर्सन हु बाय शेयर। जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। ओके, अब समझिएगा, मेरा ये फैक्ट्री 1 महीना चल गया। 1 महीना चलने के बाद 1 महीना चलने के बाद मान लेते हैं कि मेरा कंपनी अच्छा कर रहा हूं, समझिएगा। MV मेरा यहाँ पर 10,000 दोस्त हैं, 15,000 माने थे ना, 15,000 दोस्त है, उसमें से अगर 10,000 मुझसे शेयर खरीदते हैं, तो ये जो 10,000 दोस्त मेरे हैं वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। यानी कि हमारे कंपनी में सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किए हैं, जो जितना पार्ट खरीदेगा उतना ज्यादा वो शेयर होल्डर होगा। ये तो हो गया शेयर होल्डर। अब ठीक है, अब समझिएगा। अब मान लेते हैं ये मेरी कंपनी 1 महीना चल गई। अगर चल गई तो हम लोग, तो मैं जो 100 रुपये रखा था, ये शेयर का दाम है, कब अब मार्केट में जब गया वो, तो लोगों को पता चला कि कंपनी का दाम, तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी 100 रुपये में दे रही है, पर मेरा कंपनी अच्छा काम करने के कारण जो 100 रुपये का मेरा शेयर है, ओरिजिनल शेयर का दाम, वो बढ़ गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। कितना? 110 हो गया, 120 हो गया, ये कुछ हुआ होगा, समझिएगा। अगर यानी ये मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यही कुछ होगा। अब समझिएगा, इसको ठीक आगे बताते हैं। बढ़ जाए या घट जाए, अगर हमारा 100 रुपये में इशू किए थे, हम लोग इशू किए थे, या शेयर वैल्यू समझिए या नॉमिनल वैल्यू, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नॉर्मल अपने टर्म में कर दिए थे, पर यहाँ नहीं, पर मैथ के टर्म में नॉमिनल वैल्यू कहेंगे। यानी कि नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर अगर मार्केट कॉस्ट है, इसका मतलब द शेयर इज एट पर का मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी कि वो ना प्रॉफिट कंपनी दे रही है ना लॉस, जितना दे रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आ रही है, बस। ठीक है। अब अगर मान लेते मेरी कंपनी अच्छा काम करेगी, तो जो मेरा कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कुछ ना कुछ बढ़ेगा। उसका दाम कब बढ़ेगा? जब अच्छा प्रॉफिट देगा। यानी कि मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या शेयर वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर ये 100 रुपया था, 100 रुपये में बिक रहा है, तो हम कहेंगे एट पर। अगर ये इसको मान लेते हैं ये 100 रुपया है, अब मार्केट में दाम इसका हो गया 120, यानी मेरा शेयर का दाम 100 रुपया है, अब प्रॉफिट कंपनी कर रही है, तो उसका दाम कितना हो गया? 120 में बिक रहा है, यानी कंपनी प्रॉफिट में है। तो ये तो इससे पता चल रहा है ना। लेकिन मैथ के बुक के लैंग्वेज में एट पर, एवब पर का मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या एट द प्रीमियम और एवब पर रहने से ये पता चलता है लैंग्वेज में कि हमारा कंपनी प्रॉफिट में है। अगर नुकसान में है, यानी 100 रुपये का मेरा वैल्यू है और मार्केट में वो 80 रुपये में बिक रहा है, यानी कंपनी नुकसान में जा रही है, तो बिलो डिस्काउंट या एट अ डिस्काउंट, उस कंडीशन को नहीं कहेंगे, उस शेयर को कहेंगे। अगर हमारा शेयर ये नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू से कम हुआ, तो हमारा द शेयर इज सेड टू बी बिलो डिस्काउंट, शेयर पे डिस्काउंट मिल रहा है। अगर शेयर प्रॉफिट दे रहा है तो एवब पर, हमारा डिस्काउंट नहीं, हमारा कंपनी प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा क्या, ये तो हो गया
एवं पर, डाउन, बिलो पर, एट द प्रीमियम, वॉट एवर। मतलब यहाँ बात हो रहा है प्रॉफिट का या लॉस का, यही चीज ना। प्रॉफिट लॉस का पूरा इंडस्ट्री को मिल रहा है ना, हर आदमी को तो नहीं मिल रहा है शेयर। प्रॉफिट लॉस जब बात होगा तो पूरा होगा इन्वेस्टेड मनी पर, समझिएगा। पर हर आदमी तो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, हर आदमी कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया है। क्या? कुछ पार्ट, ठीक है। अगर कुछ सम पार्ट आदमी इन्वेस्ट किया, सम पार्ट इन्वेस्टेड एज ए मनी, तो क्या उसको प्रॉफिट जो भी आएगा सब उसको मिलेगा? नहीं, उसको भी कुछ पार्ट मिलेगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो हम ये नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहां पर डिविडेंड। जब हर आदमी कुछ पैसा है, कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया है, तो जो हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट है उसका भी कुछ ही पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी टर्म नहीं बताऊंगा जो नया लगे। नया तो होगा पर मैं रिलेट करके बताऊंगा, जिससे आपको ये हो कि सारा पहले वाला चीज है, बस टर्म बदल रहा है, फॉर्मूला एक भी नहीं बदल रहा है। जो बेसिक फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यानी समझिएगा, नंबर ऑफ शेयर था, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? चलिए कॉस्ट ऑफ शेयर कह देते हैं। टोटल इन्वेस्टेड मनी अपॉन नंबर ऑफ पीपल, कॉस्ट ऑफ पर शेयर, एक शेयर का दाम, यही ना है। यानी कि 10 लाख अगर इन्वेस्ट हो रहा था और नंबर ऑफ पीपल 10,000 थे, यानी 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ पर शेयर यही ना यूज हो रहा था। अब इसी तरह कॉस्ट ऑफ पर शेयर यानी टोटल इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड किए, यानी प्रॉफिट ऑफ पर शेयर, प्रॉफिट ऑन पर शेयर, प्रॉफिट ऑन पर शेयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ पीपल, यही है। ये पहले से जानते थे। अब इसको शेयर डिविडेंड जो कमर्शियल मैथमेटिक्स उस टर्म में कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको आगे देखते हैं। यानी कि जो हमारा बुक का पहला फॉर्मूला, अब देखिएगा बुक के अनुसार जो पहला फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सम इन्वेस्टेड मनी या इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये कब लेंगे, ये कब लेंगे ये ध्यान दीजिएगा, या ये कब होगा, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों बराबर हो, मतलब एट पर, ना प्रॉफिट ना लॉस का कंडीशन में, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, पहले से जानते थे, अब कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला कैसे यूज हुआ है, नंबर ऑफ, इसी को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन सम नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इसका फॉर्मूला दूसरा ये हो गया। तो तीसरा हम कहें नंबर ऑफ शेयर, अगर इन्वेस्टेड सम से निकालना है तो नंबर मनी वैल्यू ऑफ वन शेयर डिवाइडेड सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मनी वैल्यू ऑफ वन शेयर।
अब यही फॉर्मूला इसी को देख लीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। टोटल प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड, ये तो हाँ टोटल प्रॉफिट रहेगा, इसमें कुछ और नहीं रहेगा। टोटल प्रॉफिट यानी समझिए, टोटल प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉस्ट ऑफ शेयर a share into discount डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है, समझिएगा। चाहे एक वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकाला है या पूरा होल पर, प्रॉफिट परसेंट बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर वही प्रॉफिट परसेंट को ही डिविडेंड परसेंट लिया है। यह डिविडेंड क्यों लिया है? क्योंकि एक शेयर की बात किया है। अगर टोटल बोलता है तो प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं। तो यहां पर अब प्रॉफिट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा हूं, इनकम अपॉन, जैसे प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी होता था, तो यहाँ पर इनकम अपॉन इन्वेस्टेड मनी। इंटू 100। देखिए ये जो चौथा फॉर्मूला ये कोई नया नहीं है, जो हम लोग कॉस्ट प्राइस में पढ़ते थे यहाँ पर प्रॉफिट में पढ़ रहे हैं। सेम फॉर्मूला, बस टर्म चेंज हुआ है। अब इसके बाद एक आखिरी फॉर्मूला यही देख लेते हैं, 5 नंबर। प्रॉफिट को ही कहते हैं इनकम और रिटर्न। प्रॉफिट को ही कहते हैं इनकम और रिटर्न। यानी अगर पूछते कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, अगर मेरा शेयर से है तो हम इनकम को उसको उसी को कहेंगे, रिटर्न भी उसको कहेंगे। ये तो हो पूरा थियोरेटिकल पार्ट, ये तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है।